वालों, नमस्कार। मैं संतोष जायसवाल गुरु आशीर्वाद के सभी सभासदों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 20 मई 2025 को दी गई सूचना के अनुसार आज 7 जून 2025 को अपनी संस्था का वार्षिक सर्वसाधारण सभा का नियोजन सुबह 11:30 बजे किया गया है। प्रत्यक्ष तौर पर देखने के बाद अभी 11:30 बजे सभासदों की उपस्थिति कम दिख रही है। सूचना में दिए गए नियम और उपविधि के नियम अनुसार सरकार कायदे नियम के अनुसार हमें ये सभा 30 मिनट देरी से मतलब 12 बजे शुरू करनी पड़ेगी और उस समय जितने सभासद उपस्थित होंगे उनको आवश्यक फोरम मानकर सभा का कामकाज पूरा किया जाएगा। 12 बजे उपस्थित सभासदों की संख्या को फोरम माना जाएगा। धन्यवाद। 1302 नहीं था 1302 हो तो ये लाइन थी लगावेला છે બધા આમ આડાવડા કરતા તો બહુ પ્રોબ્લેમ થશે માથી આ શકે 1302 આપી દો એ બાબુ જરા જો ગરમી બહુ છે 104 1005 ખાલી મંજુબેન મંજુબેન ખાલી તમને એલાઉડ છે દાદા અંદર આવી ગયા એના નામ તો છે દાદાને એન્ટ્રી નહીં મળે અંદર આવી ગયા હસબન્ડ ભાઈ તમારો રૂમ નંબર નામ मैं संतोष जायसवाल गुरु आशीर्वाद के सभी सभासदों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। 20 मई 2025 को दी गई सूचना के अनुसार आज 7 जून 2025 को संस्था की वार्षिक सर्वसाधारण सभा का नियोजन सुबह 11:30 बजे किया गया था, लेकिन उपस्थिति कम होने की वजह से सूचना में दिए गए नियम के अनुसार उपविधि नियम और सहकार कायदे के नियमों के अनुसार हमने सभा 30 मिनट देरी से मतलब 12 बजे शुरू करने का फैसला किया है और अब 12 बज गए हैं। जितने भी सभासद उपस्थित हैं उनको फोरम मानकर हम 2024-25 की सर्वसाधारण सभा का शुरुआत करते हैं और उसके लिए मैं संस्था के लोकप्रिय अध्यक्ष सुभाष कदम को मंच पे आकर सभा की शुरुआत करने का निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। सोसाइटी के मेंबर उन लोगों का सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और ये सभा आप आशा बहन को तो ये हैंडल करेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 1 वर्ष में हमारे कुछ सभासद हमें छोड़कर गए हैं, जैसे कि 1204 के श्री भानुनाथ जी सरवैया, 1802 के श्री लौटू प्रसाद जायसवाल, 607 के श्रीमती मौर्य की धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा देवी मौर्य और 1804 के पति वसुबेन परमार के पति श्री रविलाल पूजा परमार और हमारी सबकी लाड़की आई कमल नारायण कदम। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर मौन धारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट खड़े रहिए, कोई बैठेगा नहीं। सबसे निवेदन करती हूँ कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े रहें। जगन्नाथ
शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की 2024 रोजी चंदनबाग स्कूल में जो मीटिंग ली गई थी और उसमें जो हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास किए थे, वो रिजोल्यूशन में फिर से एक बार पढ़ के सुना रही हूँ। मुद्दा नंबर 1, दिनांक 24 सप्टेंबर 2023 रोजी चंदनबागमध्ये झालेल्या संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची इतिवृत्ती वाचल्यानंतर कायम करण्यास ठराव सर्वानुमते पारित झाला होता. आता ते ठराव कुठले ते मी सांगते. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाचे ताळाबंदी अहवाल मान्य करून स्वीकार करण्याचा ठराव सर्वानुमते पास झाला होता. नंबर 2, लेखा परीक्षकाच्या दोष दुरुस्ती अहवालच्या मुद्द्यावर चर्चा करून दोष दुरुस्तीचा ठराव सर्वानुमते पास केला होता. आर्थिक वर्ष 24-25 साठी HV जोबनपुत्र अँड कंपनी यांची अधिकृत लेखा परीक्षक म्हणून निवड करण्यात आली होती. संस्थेच्या ज्या सभासदांनी आपल्या सदनिकेचे नामनिर्देश नाही केले आणि भाग दाखला नाही घेतला, त्यांना या संबंधी कोणत्याही फॉरमवर जाऊन संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध काही एक आक्षेप किंवा तक्रार करता येणार नाही, असा ठराव सर्वानुमते पारित झाला होता. आणि गेल्या वर्षी सुद्धा मीटिंगमध्ये मी सांगितलं होतं, ज्यांनी स्वतःचे शेअर सर्टिफिकेट नाही घेतले त्यांनी स्वतःचे शेअर सर्टिफिकेट घेऊन जावे. नंतर तुम्ही शेअर सर्टिफिकेट आमच्याकडे मागणार तर आम्ही तुम्हाला देऊ शकणार नाही आणि त्याच्यासाठी तुम्ही कुठेही तक्रार करू शकणार नाही. सगळ्या सभासदांनी स्वखर्चाने ग्रिलमध्ये 15/8/2024 पर्यंत जाळ्या लावून घेण्याबद्दल ठराव सर्वानुमते पारित झाला होता. कार्यकारिणी समितीच्या सभासदांना सदनिकेमध्ये प्रवेश करून जाळ्याचे निरीक्षण करण्याचे अधिकार देण्याबद्दल ठराव सर्वानुमते पारित झाला होता. ठरलेल्या तारखेपर्यंत ज्या सभासदांनी जाळ्या लावलेल्या नाहीत त्यांच्याकडून मासिक मेंटेनन्स शुल्कमध्ये प्रत्येक महिन्याला 1000 रुपये अतिरिक्त प्रभार आकारण्यात येईल, असा ठराव सर्वानुमते पारित झाला होता. आपल्या इमारतीमध्ये प्रत्येक मण्यावर सेफ्टी नेट लावण्याचा ठराव सर्वानुमते पारित झाला होता. आपल्या संस्थेच्या इमारतीचे बांधकाम दुय्यम दर्जाचे असल्यामुळे विकासकाच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार कार्यकारिणी समितीला देण्याबद्दल ठराव सर्वानुमते पारित केला होता. विकासकाचे दोष दुरुस्ती कालावधी इफेक्ट लायबिलिटी पिरियड, जसं बिल्डरचं म्हणणं होतं की आमचं लायबिलिटी पिरियड 3 वर्षाचंच आहे, त्याच्यानंतर तुमच्या घरात जे काही गळती किंवा लिकेज असेल त्याच्यासाठी आम्ही जबाबदार नाही. त्याच्यासाठी आपण असा ठराव पारित केला होता की आपण त्यांच्यासाठी उच्च न्यायालयात करू दाखला आणि त्याच्याकडे आपण कायमस्वरूपी ठराव पारित करून घेऊया. आपण लास्ट टाइम पण सांगितलं होतं की बिल्डरकडे आपण खूप वेळा कंप्लेंट केलेली आहे, कोणाच्या घरात लिकेज आहे, कोणाचे दरवाजे तुटलेले आहेत, त्याच्यासाठी आपण वारंवार बिल्डरच्या ऑफिसला देखील जाऊन आलो आहे, पण तरीही बिल्डर आपल्याला काही उत्तर देत नाही. त्यासाठी आपण उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्याची परवानगी सगळ्यांकडून घेतली होती. तो ठराव आपण पास केला होता. LOAच्या अटी शर्तीप्रमाणे संस्थेला तळमजल्यावर देण्यात आलेल्या सदनिकामध्ये संस्थेसाठी नमूद करण्याचा अधिकार कार्यकारिणी समितीला देण्याचा ठराव सर्वानुमते पारित झाला होता. ठराव क्रमांक 14 आणि च्या अनुषंगाने सुरक्षित रस्ता बनवण्यासाठी सदनिका क्रमांक 4 ऑफिसचा 1/3 भाग वापरणार आणि उरलेल्या जागेमध्ये अभिलेख कक्ष आणि स्वच्छता आणि सुरक्षा कर्मी यांच्यासाठी टॉयलेटची व्यवस्था करण्याचा ठराव सर्वानुमते पारित झाला होता. आपण जी लॉबी बनवली आहे ती लॉबीसाठी आपल्याला जे एक रूम तोडायचं होतं त्याची परवानगी आपण गेल्या AGM मधून सगळ्यांकडून घेऊन नंतर ते लॉबीचा आपण ठराव पारित केला होता. ती याच्यात माहिती आहे. जेव्हा लिफ्ट पासून रोड पर्यंत रस्ता बनवण्यात येईल तेव्हा एक लॉबी बनवून त्याचे सुसज्जीकरण करण्याचा ठराव सर्वानुमते पारित झाला होता. जसं की आपण गेल्या मीटिंगमध्ये सांगितलं होतं की आपला जो सध्या बाहेर जायचा रस्ता आहे तो खूपच अरुंद आहे. आपल्याला रात्रीचं बेरात्री कधी जर आपल्याला ॲम्ब्युलन्सची
गरज पडली तर ॲम्ब्युलन्स आतपर्यंत येऊ शकत नाही, म्हणून त्यासाठी आपल्याला लॉबी बनवायची गरज आहे आणि तो लॉबी बनवायचा ठराव आपण इथं गेल्या वर्षी सर्वानुमते पारित करून ती लॉबी बनवून घेतली आहे. 20 एप्रिल 2022 मध्ये पारित झालेल्या सोलार प्रकल्पासाठी लोन घेऊन उभारणी करण्याचा ठराव आपण 2022 मध्ये देखील पारित केला होता आणि गेल्या वर्षी देखील आपण त्याविषयी चर्चा केली होती. संस्थेचे विद्यमान रखरखाव शुल्क प्रतिमाह 2000 असून खर्च त्यापेक्षा जास्त होत असल्यामुळे संस्थेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपाय करावे आणि पावत्या संगणकीय स्वरूपात देण्यात याव्या, ज्यामध्ये सही शिक्का लावण्याची गरज राहणार नाही आणि त्या सुविधा केंद्राच्या यंत्रातून थर्मल प्रिंटिंग प्रणालीद्वारे मिळतील असा ठराव सर्वानुमते गेल्या वर्षी आपण पारित केला होता. ये सारे मुद्दे हमने पिछले सर्वसाधारण सभा में मंजूर करके ठराव पारित किया था, उसको हमें संस्था के रिकॉर्ड में लेकर कायम किया था. मुद्दा 2 और 3 ऑडिट से संबंधित है, जो पूरा हो चुका है और मसौदा अहवाल में उसका विवरण दिया गया है. मुद्दा 4 आर्थिक वर्ष 2025-26 के लिए HV जोगनपुत्रा कंपनी अधिकृत लेखा परीक्षक म्हणून निवडण्याचा निर्णय मंजुरी देणे व ठराव पारित करून घेणे. अभी हमारा जो मुद्दा 5 है, मुद्दा 5 में है संस्थेच्या 30 सभासदांनी आपल्या सदनिकेचे नाम निर्देश नाही केले आणि भाग दाखला नाही घेतला. त्यांना शेवटची संधी 31 जुलै 2025 पर्यंत त्यांनी हे कायम करून घ्यावे. त्यानंतर उरलेले भाग दाखले SRA च्या सहकार विभागात सोबत चर्चा करून त्यांना परत सोपले जाऊ शकतात आणि या सभासदांना 31/7/2025 नंतर SRA कडून ते घ्यावे लागले असे ठराव पारित करणे. अभी हम लोग इस मीटिंग में ये ठराव पारित करेंगे. जिसने अपने शेयर सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं वो 31 जुलाई तक ऑफिस में आके अपने शेयर सर्टिफिकेट कलेक्ट कर ले. उसके बाद जिनके शेयर सर्टिफिकेट बाकी है हम उसको SRA में जमा कर देंगे. उनको खुद को SRA में जाके अपने शेयर सर्टिफिकेट लेने होंगे. ये ठराव हम लोग सर्वसम्मति से पास कर रहे हैं. सब एग्री है इसके लिए? अगर एग्री है तो सब हाथ ऊपर करो. जिसने शेयर सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं वो 31 तारीख तक अपने शेयर सर्टिफिकेट ऑफिस में आकर ले लेंगे. शेयर सर्टिफिकेट म्हणजे तुमचा घराचा मूळ कागदपत्र आहे, ज्याच्यात तुमचं आणि तुमच्या मिस्टरांचं नाव असेल. तुम्ही मला देऊन गेले, तुम्ही करून पण घेतले. ज्यांनी नाही केले त्यांनी 31 जुलै पर्यंत ऑफिस मध्ये येऊन स्वतःचा शेअर सर्टिफिकेट देऊन जावा. त्यानंतर जर शेअर सर्टिफिकेट असेल तर ते आम्ही SRA मध्ये जमा करूया. असं कोण कोण आहे ज्यांनी शेअर सर्टिफिकेट अजून नाही घेतले? पेट्रिक्स भाई आपने ले लिया है. मुद्दा 6 SRA ने घातलेल्या 10 वर्षाचा लॉकिंग कालावधी आता 5 वर्ष केला. सभेच्या सुरुवातीला काही नवीन सदस्यांची ओळख करून स्वागत करायचं आहे आपल्याला. आता पहिले जे आपल्या SRAचा नियम होता की 10 वर्षापर्यंत आपण घर विकू शकत नाही, तो आता नियम चेंज झाला आहे. सरकारने त्याची कालावधी 5 वर्ष करून टाकलेली आहे. तर आपल्या बिल्डिंग मध्ये ज्या लोकांनी रूम घेतले आणि स्वतःच्या नावावर हस्तांतरण केले त्यांना मी आता तुमची ओळख करून देणार आहे. यहाँ पर मैं श्री शांताबेन सोलंकी, जयश्रीताई जाधव, मंजूबेन मंगा राठौड़, चंदाताई जिलवाल, इनको स्टेज पे बुलाने की चाहती हूँ. तो प्लीज वो लोग सब स्टेज पे आ जाए. पहले जिनका मैंने नाम लिया वो एक बार स्टेज पे आ जाए. बसंती अशोक सिंह आई है, आ जाओ. मंजूबेन मंगा राठौड़ आओ. अब में जिन्होंने हमारी बिल्डिंग में रूम विकत लिए हैं और अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया है उनको एक को मैं यहाँ बुलाऊंगी. उनको प्लीज मंच पे आना है. श्रीमती धनुबेन वाघेला प्लीज मंच पर आइए. आप उनको देंगे अपने नए मेंबर बने.
श्रीमती धनुबेन वाघेला का स्वागत श्रीमती मंजूबेन मंगा राठौड़ करेंगी। ये हमारे 506 की नई सदस्य है श्रीमती धनुबेन वाघेला, तालियों से इनका स्वागत किया जाए। श्रीमती गायत्री कट्टे और श्रीमती दीपक कट्टे। उनका स्वागत श्री चंदा आंटी करेंगी। ये हमारे 502 लक्ष्मी राजा जोशी का जो घर था वो इन्होंने खरीदा है और आज से ये हमारी नई मेंबर है। थैंक यू सो मच। श्रीमती अपर्णा बारिया और श्रीमती रंजीत बारिया, इनका स्वागत शांताबेन सोलंकी करेंगी। ये 507 जो रूम है वो इन्होंने पिकअप लिया है, वो मनसुख रामजी मकवाड़ा के नाम था जो भी इनके नाम पे ट्रांसफर हो गया है। तो निकल लेता ना। श्रीमती मंजुला मेहड़ा और श्रीमती मनुभाई मेहड़ा, रूम नंबर 1005। हाँ नहीं चले उसकी पर निकाल देना। उनका स्वागत बसंती आंटी करेंगी। एक 1005 की हमारी नई सदस्य है मंजुला बेन मेहड़ा। श्री अमित कुमार और श्री अरविंद जोगड़िया, रूम नंबर 1301। उनका स्वागत श्री शांताबेन सोलंकी करेंगी। अच्छा, हाँ जयश्री मौसी करेंगी। रूम नंबर 1401 श्री जीतू भाई बाग, जो पहले रमेश नरसी परमार के नाम पे था, तो अभी श्री जीतू भाई बाग हमारे नए मेंबर हैं। उनका स्वागत मंजू भाई करेंगी। मंजू पे नाम इधर सामने देखो, आए 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 जो रूम नंबर 2201 श्री घनश्याम चौहान और श्रीमती शीतल चौहान, जो पहले विठल राघव मकवाड़ा के नाम पे रूम था वो अभी इनके नाम पे हो गया है। उनका स्वागत श्री शांताबेन सोलंकी करेंगी। रूम नंबर 2202 जो पहले शीला जयसिंह वाघमारे के नाम पे था वो अभी श्रीमती नंदिनी और जोबन पुत्रा और श्री अजीत जोबनपुत्रा के नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। उनका स्वागत चंदा आंटी करेंगी। आंटी सामने श्री मिथिलेश और श्रीमती भूमिका चौहान 2302 जो पहले धर्मश्री प्रेमजी चौहान के नाम पे था वो अभी इनके नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। उनका स्वागत बसंती जी से करेंगी। सामने देखिए। श्रीमती गीता और श्री हर्षद पड़ाया, रूम नंबर 2303 जो पहले प्रवीण शर्मा के नाम पे था वो अभी इनके नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। उनका स्वागत शांताबेन सोलंकी करेंगी। आए जो श्रीमती श्री किशोर और श्रीमती ज्योति पड़ाया, रूम नंबर 2404 जो पहले मोहन खोड़ा गोविल के नाम पे था वो अभी इनके नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। उनका स्वागत जयश्री मौसी करेंगी।
वरिष्ठों से निवेदन करूंगी कि अपनी अपनी जगह संभालें। हमारे आगे के जो 3 मुद्दे हैं 10, 7, 8 और 9, इसकी जानकारी देने के लिए मैं हमारे सलाहकार श्री अजीत जोगनपुत्रा से निवेदन करती हूँ कि इस बारे में आपको पूरी जानकारी दूँ। नमस्कार। मुद्दा नंबर 7 जो है वो बहुत सारे लोग अभी अपने अपने फ्लैट में रिनोवेशन करवा रहे हैं, चेंजेस करवा रहे हैं। उसको लेकर संस्था की और बाकी सब सभासदों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी के तहत यदि आपने किसी को काम दिया है और काम करने वालों को या काम करने वालों की वजह से संस्था को या संस्था के किसी सभासद को कोई भी नुकसान होता है, तो वो लायबिलिटी प्लेस करने के लिए उसकी पूरी जानकारी संस्था के पास होना ज़रूरी है। इसलिए इस पॉइंट पे ये निर्णय लिया जा रहा था कि जो भी अपने फ्लैट में काम करवाएगा उसको संस्था को एक इंडेमिनिटी लेटर देना पड़ेगा कि वो काम करवा रहा है, अपनी जिम्मेदारी पे करवा रहा है। और यदि कॉन्ट्रैक्टर की टीम को या सोसाइटी के किसी मेंबर को उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद ले रहे हैं, ऐसा लिखित में देना पड़ेगा। दूसरा, फ्लैट में वो लोग क्या क्या रिपेयरिंग करवाने वाले हैं इसके बारे में लिखित में जानकारी देना ज़रूरी है। तीसरा मुद्दा उसमें यह है कि जब काम होता है तो रॉ मटेरियल नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। उसमें लिफ्ट के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार लिफ्ट खराब हो जाती है, बहुत सारे मेंबर्स को असुविधा होती है, लिफ्ट का वापर बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है। और उसकी वजह से ये निर्णय लिया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अपने फ्लैट में काम करवाएगा उसको संस्था के अकाउंट में डायरेक्ट 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यदि वो काम कर रहा है और उसने पैसा जमा किया है और उसका काम अगर 5-6 महीने तक चल गया है, 5-6 महीने तक वो करता रहा काम, तो ये जो रकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों के लिए रहेगी, 2 महीने के पीरियड के लिए रहेगी। उसके बाद भी अगर उनको काम करना है तो उनको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे, ज़रूरी है ये जो भी काम होता है वो काम में रॉ मटेरियल के अलावा जो रैबिट निकलता है वो रैबिट फिर ऊपर से नीचे आता है। फिर रैबिट कई दिनों तक बाहर पड़ा रहता है, क्योंकि 2-2, 4-4 बोरी उठाना किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए, किसी भी फ्लैट ओनर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब तक काम पूरा होता है तब तक डीएमसी को जवाब देना, मेंबर्स को जवाब देना, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सोसाइटी की हो जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग ये नियम लागू करें। जो भी सामान ऊपर जाए या ऊपर से जो भी सामान नीचे आए उसको लॉबी में से ले जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखें। लॉबी में से आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम लोगों ने साइड में सर्विस गेट बना के रखा है। तो जिसको भी रेती, सीमेंट या और भी जो भी रॉ मटेरियल है वो सर्विस गेट से लेके आए। सर्विस गेट के लिए 3 मीटर का गेट अपने पास है, मेन गेट जो 3 मीटर का है, 3 मीटर के वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके वहाँ से सर्विस गेट से अंदर लेके जो सामान लिफ्ट में जा सकता है वही सामान लिफ्ट में ले जाएगा। और लिफ्ट के फ्लोर पे सीमेंट, रेती, केमिकल की बोरियां कुछ भी रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से अगर सीमेंट की बोरी लिफ्ट में रख देते हैं, थोड़ा सा पाउडर उसके राइडर में चला जाता है, लिफ्ट बंद हो जाती है, फिर बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए हमने हाथ गाड़ी का इंतज़ाम करके रखा है, उसका कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाता है। जिसको भी सामान लेके जाना है हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करके सामान ऊपर लेके जाए, और रैबिट अगर उतरना है तो हाथ गाड़ी में डाल के ही नीचे लेके आए और बाहर लेके जाए। तो इससे काम करने वालों को भी सुविधा होगी और सोसाइटी को भी कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा जो इशू है वो लीकेज को लेकर है।
बहुत सारे फ्लैट्स में लीकेज की जो कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट को लेकर कुछ मेंबर जो हैं अपने फ्लैट में हो रहे लीकेज को सीरियसली नहीं लेते। ये ज़रूरी है सोसाइटी कायदे के हिसाब से। अगर मेरे फ्लैट में से नीचे वाले फ्लैट में लीकेज हो रहा है और उसने लिखित में कंप्लेंट दिया है, नीचे वाले मेंबर ने अगर लिखित में कंप्लेंट दिया है, तो सोसाइटी मुझे नोटिस भेजेगी कि हमारे पास इस तरीके से नोटिस चाहिए, कंप्लेंट आई है, उस कंप्लेंट का निराकरण करवा के दे। और ये नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर उसके ऊपर काम होना ज़रूरी है। 7 से 15 दिन के अंदर लीकेज की जो भी प्रॉब्लम मेरे फ्लैट में होगी, मुझे अपने खर्चे से करवा के देना पड़ेगी। कई मेंबर ऐसा सोचते हैं कि नीचे वाले को तकलीफ है तो वो पैसा दे। ऐसा नहीं होता है, कायदे में ऐसा नहीं है। कायदे में जिस फ्लैट से लीकेज होता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो करके दे। कई बार मेंबर लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बताते नहीं हैं, सीरियसली लेते नहीं हैं, काम करवाते नहीं हैं। तो सोसाइटी ने इसके लिए 10,000 रुपये का फाइन निर्धारित किया है। और सोसाइटी अगर मेरे फ्लैट में लीकेज है, मैं काम नहीं करवा रहा हूँ, तो मुझे 10,000 रुपये का फाइन लगाएगी। मेरे फ्लैट में आकर रिपेयरिंग करेगी सोसाइटी अपने खर्चे से, और उसका पैसा मेरे से वसूला जाएगा। ये सिस्टम जो है वो लागू करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन तकलीफ़ों की, इन तकरारों की, इन कंप्लेंटों की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए ये नियम अपने को बनाना बहुत ज़रूरी है कि जिसके भी फ्लैट से लीकेज हो रहा होगा उसको अगर नोटिस दी जाती है तो 7 से 15 दिनों में उसने अपना काम चालू कर देना है। 30 दिन के अंदर पूरा करके उसको चेक करवा के, और जब तक नीचे वाला फ्लैट वाला बोलता नहीं है कि हाँ अब मेरा लीकेज खत्म हो गया, तब तक वो कंप्लेंट और वो नोटिस क्लोज नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ का सब लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद SRA का जब आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर दिया गया था 2019 में, तब उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि 10 साल तक ना तो आप सन्निका को बेच सकते हो, ना गिरवी रख सकते हो, ना भाड़े से दे सकते हो। लेकिन वो 10 साल का पीरियड जो है वो भी खत्म हो गया, और 10 साल का पीरियड खत्म होने के बाद अब ये जितने भी रेंटल रूम हैं, जितने भी रूम भाड़े पे दिए जा रहे हैं, उनके लिए सबके लिए रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट बनाना अनिवार्य है। उसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो ये ऑनलाइन होता है। और ये ऑनलाइन कार्यवाही के लिए आप लोगों की तरफ से, मतलब सोसाइटी के जो मेंबर हैं, जो ओनर है फ्लैट के, उनकी तरफ से सेक्रेटरी को या प्रेसिडेंट को एज विटनेस रखना जरूरी है। जो रेंट पे ले रहा है उसकी तरफ से वो किसी और को रख सकता है एज विटनेस, क्योंकि जो भी विटनेस रहता है उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो सोसाइटी के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको इस बात का अधिकार दिया जाएगा कि ये जितने भी रेंटल एग्रीमेंट हैं, ऑनलाइन रेंटल एग्रीमेंट, उसमें वो साक्षी के रूप में हाजिर रहें। उनके कागज लगेंगे, उसमें उनका आधार वेरिफिकेशन होगा, और वो रेंटल एग्रीमेंट जो है वो 11 महीने का बनाया जाएगा। उसके अलावा जो भी कोई भाड़े पे रूम लेता है, फ्लैट लेता है भाड़े पे, उनको सामान शिफ्ट करते समय बाकी के मेंबर्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लिफ्ट अटक जाती है, फिर वही जैसे कॉन्ट्रैक्टर के साथ था वैसे ही है, लिफ्ट का खर्चा बढ़ता है, लोगों को असुविधा होती है। तो उसके लिए एक टाइमिंग फिक्स किया गया है, या तो वो सुबह 8 बजे से पहले शिफ्टिंग करें, शाम को 6 बजे के बाद करें, या दोपहर के टाइम में करें जब कचरा न उतर रहा हो। ये नियम सबको पालना जरूरी है, जो भी भाड़े से लेंगे। जब भी सोसाइटी के किसी भी फ्लैट को रेंट पे दिया जाएगा, तो रेंटल एग्रीमेंट में सोसाइटी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनका सिग्नेचर दिया जाएगा। उनको वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मान्य होंगे, तभी वो रजिस्ट्रेशन होगा। हमने पिछले 3 साल में, 4 साल में बहुत लोगों को देखा, हमने कहा हमें तो ये रूल मालूम ही नहीं था, हमें नहीं मालूम, हम नहीं मानेंगे।
जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए ये सारी चीज़ें जब लोग भाड़े पे ले रहे हों उसी वक्त अपने को ये सारी चीज़ें उनसे एग्री करवा लेना और उसका सबूत रखना ज़रूरी है। जब भी शिफ्टिंग करेंगे तो रेंटल एग्रीमेंट के साथ जो भी भाड़े पे ले रहा हो उसको 5,000 रुपये शिफ्टिंग चार्ज सोसाइटी में वन टाइम देना पड़ेगा। वन टाइम मतलब सामान ले आते समय और सामान ले जाते समय का टोटल 5,000 उसको सोसाइटी में जमा करना पड़ेगा। ये सारे पैसे जो है सोसाइटी के अकाउंट में डायरेक्ट जमा होंगे। इसमें आपको पैसा किसी को भी नहीं देने का, डायरेक्ट जमा होगा ये। और जो भी रेंट पे ले रहे हैं नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज जो है वो मैंडेटरी अभी 2,500 मेंटेनेंस, अगर हम 2,000 है तो 500 रुपये एक्स्ट्रा नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज भाड़ेदारों को या ओनर को उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो। सॉरी चाहता हूँ डिस्टर्ब किया, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन आया इसके लिए पूछ कि तुम जो ये रूम रेंट पे दे रहे हैं वो नहीं करना, जो अपन रूम रेंट पे दे रहे हैं आप जो बोले कि 5,000 रुपये जो चार्जेज होगा तो वो कौन मतलब भाड़ोतरी और नॉन जो आप बोले वो आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा ओके, मतलब जो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग 500 जो आप बोले तो वो मतलब अंडरस्टैंडिंग अभी आप 22 दे रहे हैं, अभी आपको 25 हाँ 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 फिर वो आपका अंडरस्टैंडिंग है कि आप दे रहे हो मेंटेनेंस आपका भाड़ू दे रहे हो, वो आप वही मुझे पसंद है। और जो 5,000 है वो भी भाड़ू वो भाड़ू दे नहीं, वही जस्ट क्वेश्चन था, इसके लिए सॉरी। ठीक है। तराने आप आपल्या सदनिकेमध्ये स्वतःच्या खर्चाने लोखंडाची मच्छर जाळी लावून घेण्याबद्दल ठराव पारित करायचा आहे। कारण की गेल्या वर्षी देखील आपण सगळ्यांना सांगितलं होतं की मच्छर जाळ्या बसवा, पण अजून काही अशी लोक आहेत ज्यांनी जाळ्या बसवले नाही आहेत, त्याच्यामुळे आपल्याला खूपच त्रास होतोय। खाली लोक गाडी पार्क करतात, त्याच्यावर थुंकलेलं असते, कचरा पडतो, कचऱ्याचे पिशव्या टाकतात, केव्हा केव्हा तर कधी कधी असं होते उलाटणं पडते, तवा पडतो, म्हणजे भांड्या घासून तिथे लॉबीमध्ये ठेवतात आणि ते चुकीने भले जाणून बुजून कोणी नाही करत पण चुकीने ते खाली पडतात आणि त्यामुळे खाली काही ना काही अपघात होण्याची शक्यता देखील असते। तर त्याच्यासाठी आपण आता 31/7/2025 पर्यंत आपल्या घरी ज्यांनी जाळ्या नाही बसवले त्यांनी बसवून घ्यावे, जर नसेल बसलेले तर त्यांना 1,000 रुपये फाईन मारण्यात येणार। गेल्या वर्षी देखील सांगितलं होतं पण आता याचं आपल्याला सक्तीने पालन करावं लागेल, कारण की जेव्हा आम्ही सकाळी खाली उभे असतो तेव्हा काही अर्ध्यापेक्षा जास्त लोक येतात, काही बघा आमची गाडी पूर्ण फुकून घाण केलेली आहे, आम्हाला मंदिरात जायचं तर आम्ही कसे जाऊ, आम्हाला ती घाण साफ करावी लागते। तर कृपया मी निवेदन करते ज्यांनी जाळ्या नाही बसवले त्यांनी कृपा करून जाळ्या बसवून घ्याव्या। पुढचा मुद्दा आहे, गेल्या काही वर्षापासून काही बाहेरील लोक सोसायटीमध्ये येतात आणि जबरदस्तीने फ्लॅटमध्ये जाऊन काही सदस्यांना विविध कारणासाठी वर्गणी देण्यास भाग पाडतात आहे। यापुढे कोणत्याही वर्गणीसाठी कोणत्याही बाहेरील व्यक्ती सोसायटीमध्ये कोणत्याही प्रसंगी प्रवेश करण्यास कडक निषेध करण्यात यावा, कारण त्यामुळे असं होते की ते बाहेरची लोक येतात, आम्ही फक्त आमच्या समाजाकडे जातोय वर्गणी घ्यायला, दुसऱ्यांच्या घरी देखील जातात। म्हणून त्यासाठी आपण आता हे ठराव पारित करणार आहोत की बाहेरील कुठल्याही व्यक्तीला आपल्या सोसायटीमध्ये वर्गणी मागायला यायचा अधिकार नसेल। जर त्यांनी असं जबरदस्ती केली तर भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत जी कारवाई करायची असेल आपण पोलीसमध्ये तक्रार करून ती कारवाई करूया। आता मुद्दा नंबर 11 आणि मुद्दा नंबर 12 यासाठी आपले सल्लागार श्री अजित जोगनपुत्र यांना मी निवेदन करते की त्यांनी आपल्या याविषयी माहिती द्यावी।
मुद्दा नंबर 11 जो है वो विकासक से संबंधित है। विकासक ने जो अपनी बिल्डिंग का काम किया है वो सेकेंड क्वालिटी का है। इसके बारे में हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया है। स्ट्रक्चरल ऑडिट पिछले साल किया गया था। स्ट्रक्चरल ऑडिट को आधार बनाते हुए एसआरए में उसकी तकरार की गई है। एसआरए के सीईओ के पास ये तकरार गई थी। विकासक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सीईओ के पास बार बार रिमाइंडर देने के बाद आखिरकार वो काम करवा रहा है, अपनी जिम्मेदारी पे करवा रहा है। और यदि कॉन्ट्रैक्टर की टीम को या सोसाइटी के किसी मेंबर को उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद ले रहे हैं। ऐसा लिखने देना पड़ेगा। दूसरा, फ्लैट में वो लोग क्या क्या रिपेयरिंग करवाने वाले हैं इसके बारे में ये जानकारी देना जरूरी है। तीसरा मुद्दा उसमें ये है कि जब काम होता है तो रॉ मटेरियल नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। उसमें लिफ्ट के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार लिफ्ट खराब हो जाती है, बहुत सारे मेंबर्स को असुविधा होती है, लिफ्ट का वापर बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है। और उसकी वजह से ये निर्णय लिया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अपने फ्लैट में काम करवाएगा उसको संस्था के अकाउंट में डायरेक्ट 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यदि वो काम कर रहा है और उसने पैसा जमा किया है और उसका काम अगर 5-6 महीने तक चल गया है, 5-6 महीने तक वो करता रहा काम, तो ये जो रकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों के लिए रहेगी, 2 महीने के पीरियड के लिए रहेगी। उसके बाद भी अगर उनको काम करना है तो उनको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे। ये जो भी पिछली AGM में इसके बारे में अभी आशा बेन ने बोला था 9 या 10 नंबर पे दुय्यम दर्जे का काम किया है, उसके लिए हाईकोर्ट में अपने को पिटीशन डालने का अधिकार जो है वो अध्यक्ष सचिव खजींदार जो ऑफिस बेरर है उनको AGM ने ब्लैकमेल का शब्द उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अध्यक्ष सचिव खजींदार जो है वो सोसाइटी के माध्यम से पत्र व्यवहार करके विकासक को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ अपनी बिल्डिंग बन गई, अपने को फ्लैट मिल गए, अगर उस चीज में कोई कमी छोड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको दुरुस्त करके दे। प्रोजेक्ट का जो LOI होता है जिसके बेसिस पे पूरा प्रोजेक्ट डेवलपर को मतलब विकासक को दिया जाता है वो होता है LOI। और LOI में दोष दुरुस्ती कालावधि ये होती है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो है वो 3 साल की होती है और वो 3 साल वो लोग विकासक जो है वो 3 साल अलॉटमेंट लेटर की डेट से लेता है। अलॉटमेंट लेटर की डेट अपनी नवंबर 2019 की है, मतलब उसके हिसाब से नवंबर 2022 में मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। उसके बाद हम कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन जो पत्र व्यवहार सोसाइटी की तरफ से हुआ है उसके दबाव में उसके बाद भी उसने काफ़ी सारे काम किए हैं। लेटेस्ट अगर आपको याद हो तो नीचे फ्लोर पे सारी ड्रेनेज लाइन्स का मॉडिफिकेशन उनको करना पड़ा ताकि पहले माले पे जिनके घरों में ड्रेनेज का पानी जा रहा था वो ना जाए। अभी सवाल यहाँ पर यही उठता है ना कि अगर ये उनको मालूम था तो वो किया क्यों नहीं। जो सोसाइटी तकरार नहीं करती है उसमें उनको बेनिफिट मिल जाता है, वो लोग काम करके निकल जाते हैं, पैसा बच जाता है। और जो तकरार करती है उसको वो लोग ब्लैकमेल का नाम देते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में हमारी जो कोशिश है वो लगातार चालू है। एक लेवल नहीं तो दूसरा लेवल, दूसरा लेवल नहीं तो तीसरा लेवल। एक बात की गारंटी आज AGM में पूरी कमेटी की तरफ से मैं देता हूं कि विकासक ने जो जो कमियां छोड़ी हैं
उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और यदि नहीं किया, किसी कारणवश अगर उसने नहीं किया, तो LOI की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करना, जानबूझ के वायलेट करना, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना, लोगों को जानबूझकर परेशान करना, लोगों की वो मानसिक संतुलन पर असर डालना, ये सारे जो हैं भारतीय संविधान में फौजदारी गुने हैं, क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल चार्जेस इनके ऊपर लग सकते हैं। तो BNS 2023 के अंतर्गत उनके ऊपर जो जो कार्रवाई करनी होगी वो सोसाइटी करेगी। तो विकासक के पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो वो करे और ना करे तो अंदर जाए। और सोसाइटी इस काम को करने के काबिल है, सोसाइटी इस प्रक्रिया में लगी हुई है। और ये जो ठराव फिर से पारित हो रहा है वो इसीलिए, क्योंकि पिछले साल भी इसी ठराव को हम लोगों ने पारित किया था कि हम लोग हाईकोर्ट तक इस केस को लेके जा सकते हैं। तो यही अपने को आगे भी चालू रखना पड़ेगा। CEO तक जो है वो गया है। पिछले कुछ दिनों में आप लोग देख रहे थे कि अपने गेट के बाहर बहुत सारा गंदा पानी इकट्ठा हो रहा था। इस बात को तकरीबन महीने से ऊपर हो गया है। उसका विशेष कारण ये है कि अंडरग्राउंड लाइन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक स्टॉर्म वाटर, मतलब बारिश का पानी जाता है उसमें। दूसरी होती है ड्रेनेज लाइन, ड्रेनेज लाइन मतलब अपने बाथरूम का पानी जाता है। और तीसरी होती है सीवरेज, जिसमें अपना WC का पानी जाता है। तो सीवरेज लाइन चोकअप, ड्रेनेज लाइन चोकअप, और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अपना 6 मीटर का लंबा गेट है, उसके साइड में जो चेम्बर है वहाँ से पानी निकलता रहता है। अब वो पानी कहाँ से आता है? वो अपनी सोसाइटी का पानी नहीं है, ध्यान रखिए, अपनी सोसाइटी में से वो पानी नहीं आता है। वो पीछे बस्ती से जो नाली आ रही है, उस नाली में लोग कचरा डालते हैं। गेट के सामने कचरे का पूरा वो कूड़ा बनाया था, कोशिश कर करके कम करते गए। तो अभी वो लोग क्या करते हैं, उनके घर के सामने जो ड्रेनेज की जाली है वो जाली उठाते हैं, कचरे का डब्बा उसमें उड़ेलते हैं और जाली बंद कर देते हैं। कितने लोगों ने वहां पर अपने घर के अंदर WC बिठाए हैं। वो WC का पूरा जो है वो ड्रेनेज लाइन में जा रहा है, सीवरेज में नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां पे सीवरेज लाइन है ही नहीं। अब ये सारी चीजें जो हैं वो उनकी लेवल हाइट पे है। नीचे आते आते सबसे पहला चैम्बर जो है अपने गेट पे आता है, वहां पे जाके ये सारी चीजें हट जाती हैं। हमने जो 20-25 दिन पहले बात हुई थी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के 2 इंजीनियर को और B&F के इंजीनियर को, उन्होंने नमूद किया था कि इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करके दिखाओ, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इस तरीके से ये लोग नहीं जी सकते हैं। उसके बाद भी 2 मीटिंग्स हुई लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो 3 दिन पहले मेरी उनसे फिर से मीटिंग हुई थी, तब उनको हमने यही बोला कि मैडम अगर T-वार्ड से नहीं हो पा रहा है तो हमें लिखित में दे दो कि हम नहीं कर पा रहे। आप हमें लिखित में दे दो, फिर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर हम देखते हैं कि कौन करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कल मेंटेनेंस की, B&F की और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी टीम, अमित भाई पाटिल जो हैं वो चौराहे से लेके अपने लास्ट चेंबर तक बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा के हाथ से साफ करके, तो उन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज साफ किया, ड्रेनेज लाइन साफ की, सीवरेज लाइन साफ की, बहुत कुछ किया कल उन्होंने। लेकिन उससे भी सोल्यूशन पूरा नहीं होने वाला। उसका कारण ये है कि ये ऊपर से जो कचरा आते जा रहा है वो कचरा चेंबरों में फंसेगा, पहले जाके नीचे वाले अवनी टावर वाले चेंबर में फंसेगा, फिर उसके दूसरे वाले चेंबर में फंसेगा और धीरे धीरे वो पानी जो है वापस आता जाता है। आज आप लोग बिल्डिंग में से निकले होंगे, आपने देखा होगा एक्सेलेंट टावर के सामने जो चेंबर है उसमें से फवारे निकल रहे थे सुबह। तो ये चीज जो है, इस चीज के लिए पूरी लाइन चर्च से लेके कॉर्नर तक
अमित पाटिल जो एडवोकेट है उनके वो चौराहे तक जो बी शेप है वहाँ तक की पूरी लाइन इनको बदलनी पड़ेगी। अब ये इतना बड़ा काम है, इतने बड़े काम के लिए बीएमसी को बहुत कुछ लाना पड़ेगा, उनको पीडब्ल्यूडी को लेना पड़ेगा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें रहती है, टेंडर निकालना पड़ेगा, लेकिन हम उनके पीछे खड़े होंगे और ये काम हम उनसे करवाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो है सोसाइटी और कमेटी इस पर बार बार मिलती है, चर्चा करती है और चर्चा करने के बाद आगे बढ़ती है। तो ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे मैं आपका सबका समर्थन चाहूँगा। उसके बाद जो पेमेंट्स का इशू है, हम लोगों ने मुंबई बैंक में सिर्फ अकाउंट था, मुंबई बैंक में एनईएफटी नहीं होता था, नेट बैंकिंग नहीं होता था, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होता था, क्यूआर कोड नहीं मिलता था, यूपीआई नहीं चल रहा था, जीपे नहीं कर सकते, इसलिए एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोला। एचडीएफसी बैंक से क्यूआर कोड बना के सब लोगों के लिए रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो चेक से पेमेंट करते हैं और कैश से पेमेंट करते हैं। अकाउंटिंग में हर बार बहुत प्रॉब्लम होती है और ऑडिटर की तरफ से कैश सोसाइटी में नहीं लिया जाएगा। सोसाइटी के पास कैश इन हैंड जो हो रहा है वो कैश इन हैंड की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। इतने बड़े ट्रांजैक्शन जो है किसी भी सोसाइटी को अलाउड नहीं है कैश करना, अभी तक हमने चलाया, लेकिन अब सोसाइटी है तो उनके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट सोसाइटी में जमा करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर 1000 रुपये फाइन, क्योंकि कुत्ते और बिल्लियां बाहर पैसेज में बहुत गंदगी फैलाते हैं। बार बार बोला गया है लॉबी में, पैसेज में, गेट के बाहर ही उनको लेकर जाए और जिसके जिसके घर पे कुत्ते बिल्लियां हैं प्लीज वो अपना सर्टिफिकेट जमा करवाए। शांति, सब लोग नीचे बैठ जाओ, आपस में बातें मत करो प्लीज। लास्ट मीटिंग में भी हमने ये मुद्दा पास किया था कि ऊपर से लोग अपने घर में से कबूतर को दाने डालते हैं, जाली लगाने के लिए बहुत बार बोला गया, मगर अभी तक आधे से ज्यादा लोगों ने लगा लिया, कुछ लोगों ने अभी तक अपने घर में कबूतर जालियां नहीं लगाई है। घर में से वो लोग कबूतर को दाने डालते हैं, जिसकी वजह से नीचे वाले फ्लैट वालों को बहुत तकलीफ होती है। तो प्लीज सबसे निवेदन है कि वो जालियां लगा ले। इस बार भी हम लोग ये ठराव पारित कर रहे हैं कि अगर 31 तारीख तक जालियां नहीं लगी तो उनके मेंटेनेंस में 1000 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। तो प्लीज इस महीने में सब लोग अपने घर में जालियां लगा ले। मुद्दा है संस्था के परिसर में बहुत सारी ऐसी जूनियर भंगार गाड़ियां पड़ी है जो किसकी है हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इस बार ये मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं कि अभी भंगार गाड़ियां जिसकी है वो सब हटा ली जाए, और अभी जो एमजीएल का जो काम हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे खड्डे पड़े थे वो भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। तो जिसकी भंगार की गाड़ी हटा ले और हर एक को अब एक 2 व्हीलर की पार्किंग क्यूआर कोड से दी जाएगी, जिसकी कार्यवाही हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले जिसकी जिसकी भंगार गाड़ी है वो हटा ले और एक घर के पीछे एक ही पार्किंग दी जाएगी, उसका ध्यान रखें। अभी एक मुद्दा है कि आधे से ज्यादा लोगों ने अपने घर में एयर कंडीशन लगाया है, वो एयर कंडीशन के पाइप उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं, जिसके कारण नीचे के घर में पानी बहुत जा रहा है। बार बार हमारे पास कंप्लेंट आती है कि रात को सोने को नहीं मिलता, टप टप दिन भर चालू रहता है। तो सभी से निवेदन किया जाता है जिसने एयर कंडीशन लगाया है वो अपने पाइप बाहर नहीं छोड़ेगा, वो या तो कोई बॉटल या तो कोई बाल्टी लगा के उसमें पानी रखेगा। अगर आगे चल के उसके कारण नीचे वालों ने आके कंप्लेंट की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके पास दंड वसूला जाएगा। दंड वसूला जाएगा। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुनते हैं तो नीचे मीटर रूम में से उनकी लाइट बंद कर दी जाएगी। जब तक वो बॉटल का काम नहीं कर लेते उनकी लाइट चालू नहीं होगी। तो जिसके घर के भी एसी है वो कृपा करके अपना आउटलेट घर के अंदर ही रखे, या तो वो बाल्टी लगाए या तो बिस्लेरी की बॉटल लगाए, दूसरे के घर के ऊपर ये पानी
5-10 मिनट में हमारे जो एडवोकेट हैं जिन्होंने 5 महीने के भाड़े के लिए केस हम लोगों ने उनको दिया है वो पहुंच रहे हैं। तो अपने 5 महीने के भाड़े के लिए हम लोगों को जो भी तकलीफें हैं हम लोगों ने उनसे बात की है, वो भी आएंगे, तो आपके सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा अपना मुद्दा है 2022 में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग सोलार लगाएंगे। सोलार लगाने के लिए हमने लोन करवानी चाहिए थी, वो लोन अब हो चुकी है और आधे से ज्यादा काम भी हो चुका है टेरेस के ऊपर। मतलब इस साल अपने यहाँ सोलार के साथ मॉनसून शेड भी लग जाएगा। अपनी हाई राइज बिल्डिंग होने की वजह से 24 माले पे बहुत लीकेज का प्रॉब्लम था, पर अब बीएमसी हाई राइज बिल्डिंग होने के कारण अपने को मॉनसून शेड की परमिशन नहीं देती, तो अपने को मॉनसून शेड लगाना भी जरूरी था। तो इसलिए हम लोगों ने मॉनसून शेड और सोलार ये दोनों साथ में काम करने की शुरुआत की है। मॉनसून शेड ऑलमोस्ट फाइनल होने को है, अभी वहाँ पतरे लग के मॉनसून शेड लग जाएगा और सोलार की प्रक्रिया करीबन 3-4 महीने में शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमें आगे चल के अगले बारिश में मुझे लगता है 24 में वाले की ये कंप्लेंट नहीं आएगी कि हमारे घर में हमारे पैसेज में लीकेज हो रहा है ना? 24 माले वालों की कंप्लेंट लीकेज नहीं होता, अच्छी बात है, तो फिर सोलर नहीं लगाए। शुरुआत में हम लोगों ने जिन लोगों के नाम अनाउंस किए जो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं, उनके बदले उनकी पत्नी का नाम चढ़ाना चाहिए। तो जिनके अभी ये काम बाकी है, जैसे कि कमल आई थी, कमल आई के जगह पे अभी हमें अरुण भाई का नाम चढ़ाया है। वैसे अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम ट्रांसफर नहीं करवाया है, जिसकी वजह से वो इस एजीएम में नहीं आ पा रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि अपना ट्रांसफर का काम करवा लें, ताकि आगे चल के उन्हें सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट का गवर्नमेंट का खर्चा जो है, उनकी फीस 1.5 लाख रुपए है, और उसके बाद आपको करने के बाद सोसाइटी में आओगे, उसके बाद अपने को नाम चढ़ाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि अभी जो है हम लोग नाम चढ़ा लें, ताकि हमें ये आगे चल के सक्सेशन सर्टिफिकेट ना लेना पड़े। चंदा आंटी, आप मुझे पूछ रहे थे ना शेयर सर्टिफिकेट का, आपका भी बाकी है, तो आप भी शेयर सर्टिफिकेट, अगर शेयर सर्टिफिकेट का मतलब कई सारे लोगों को पता नहीं कि उसका उपयोग क्या होता है। शेयर सर्टिफिकेट का उपयोग ये है कि भविष्य में अगर आप आपका घर, हाँ बोलो, आपका भी बाकी है, वो भी आप, मैं ऑफिस में आ जाना, मैं चेक कर लूंगी किसका नॉमिनेशन, अगर किसी ने नॉमिनेशन नहीं करवाया तो वो भी करवा लो, क्योंकि नॉमिनेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आगे चल के आप लोगों ने नॉमिनेशन नहीं करवाया तो आपका घर जो है वो सील हो सकता है। तो प्लीज जिसके नॉमिनेशन, मतलब अभी बीच में मुहिम चली थी, शेयर सर्टिफिकेट पे पति के साथ में पत्नी के नाम चढ़ाने जरूरी है। शेयर सर्टिफिकेट जो था, जिसका रूम था उसके नाम पे थे, तो कई सारे लोगों के हस्बैंड के नाम पे रूम है, तो हस्बैंड के साथ वाइफ का नाम जुड़ जाता है, तो आगे चल के किसी को कोई तकलीफ नहीं होती कि ऑटोमेटिक प्रक्रिया करके, जैसे अभी अपने गौतम भाई जादव गुजर जाने के बाद उनको प्रक्रिया करके हम लोगों ने उनकी पत्नी का नाम चढ़ा दिया है। पर ये शेयर सर्टिफिकेट पे उनका नाम तभी नहीं चढ़ा था क्योंकि सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी थी। अभी सरकार की अनुमति मिल चुकी है कि शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर पति के जगह साथ में पत्नी के नाम भी होने चाहिए। तो आधे से ज्यादा लोगों ने अपने शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर अपने पत्नी के नाम दर्ज करवा लिए हैं। अगर किसी ने नहीं करवाया तो अभी भी निवेदन करते हैं कि प्लीज अपने पत्नी के नाम करवा लो, ताकि आगे चल के हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने जो एडवोकेट है श्री विज्ञान डावरे, वो आ चुके हैं, प्लीज कृपया तालियों से उनका स्वागत किया जाए। नमस्कार। आप लोगों से सबसे निवेदन है कि हम लोगों ने ले जाएंगे। अब जो लड़ाई होगी वो हम दावा करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी। ओसी जब तक नहीं मिली, जब तक कोशिश ये रहेगी
हम 5 महीने का भी अगर पकड़ते हैं तो 75,000 रुपये एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, ठीक है। और 75,000 रुपये एक व्यक्ति को जो मिलना है, अगर आपको मैं कह दूं कि मैंने आपसे 75,000 रुपये लिए हैं, मैं आपको हर महीने 500 रुपये दूंगा, चलेगा? ये जवाब तो चलेगा। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि आपके 75,000 रुपए में से हर महीने मैं आपको 500 रुपए दूंगी, सबको चलेगा? ये नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप लोगों ने जो भाड़े भरे, किसी ने ब्याज पे लिए, किसी ने अपने गहने बेचे, तब जाके आप लोगों ने वहाँ भाड़े भरे थे। कई लोगों के ओनर के हम लोगों को फोन आते थे कि भाई हमने इनको रूम खाली करने के लिए बोला, ये लोग कर नहीं रहे, तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें अभी तक ताबा नहीं मिला है, बिल्डर भाड़े नहीं दे रहा है, तो आप प्लीज उनको थोड़ा टाइम रहने दो, फिर वो अपने जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। सब लोगों ने यही किया था ना। आंटी आप बोल रहे थे ना ब्याज पे पैसे उठाए थे 5 महीने के भाड़े के लिए। और ये जो है हमने लेटर में क्लियर लिखा है कि उस समय किसी के पास रोजगार नहीं था, पैसा नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, फिर भी भाड़ा देना पड़ रहा था, तो लोगों ने ब्याज से पैसे उठाए हैं, पठानी ब्याज से पैसे उठाए हैं, ये हमारे शब्द हैं। और वो पठानी ब्याज आज भी वो लोग भर रहे हैं, इतने साल होने के बाद भी। हमको वहाँ से हमारे जो जनप्रतिनिधि साहब हैं उनकी तरफ से हमको बताया गया कि आपकी तरफ से मैंने मीटिंग में कमिटमेंट दे दिया है कि आपका पैसा जो है 300, 400, 500 इस हिसाब से हर महीने आपको मिलेगा, मतलब पानी के बिल में ऐड होगा, पानी के बिल में बराबरी होगी। पानी का बिल अगर हम लोग महीने का हमारा तकरीबन 50,000 रुपये आता है, 160 मेंबर भी पकड़े तो 300 रुपये महीना होता है। 300 रुपये महीना, 75,000 रुपये आपको 20 साल तक मिलेंगे, कम से कम 20 साल तक। हमने उस बात को नकार दिया, मीर भाई से क्लियर बोला कि आपने अगर कमिटमेंट दी है तो वो कमिटमेंट सोसाइटी को, सोसाइटी के सभासदों को, आपसे पूछा नहीं, डायरेक्ट बोल दिया, मान्य नहीं है, हम लोग इसको नहीं मानेंगे। आपको अगर उनको बोलना है तो बोल दीजिए, उसके बाद जो भी कार्रवाई करने की थी वो करके हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि एडवोकेट विज्ञान डावरे को हम इस चीज के लिए सिलेक्ट करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे। रेजोल्यूशन पास हुआ था और रेजोल्यूशन की कॉपी लगा के वो केस हाई कोर्ट में दाखिल हुआ है। हाई कोर्ट में जब भी कोई केस दाखिल होता है तो मराठी नहीं चलता है। अगर आपके लेटर, क्योंकि उस समय जब हम पत्र व्यवहार कर रहे थे कलेक्टर के साथ, एसआरए के साथ, माड़ा के साथ और डीएमसी के साथ, तो सारे लेटर उनके मराठी में आते थे, अपने भी मराठी में ही जाते थे। वो हर एक पेज का ट्रांसलेशन करना पड़ा। आज अगर आप लोग कहीं पे भी गूगल करके देखोगे ना तो एक पेज का लाइसेंस ट्रांसलेटर 300 रुपये लेता है। हमारे तकरीबन 150 पेज है, वो मैंने खुद ट्रांसलेट किए, साथ में एफिडेविट लगाया कि मेरी ये डिग्री है, मेरा ये पढ़ाई लिखाई है और मैं दोनों भाषा में माहिर हूँ, इसलिए मैंने खुद ट्रांसलेट किया है, क्योंकि एसआरए की बिल्डिंग है, इतना पैसा ये लोग नहीं दे पाएंगे। और वो ट्रांसलेशन उसमें लगा के वो केस डावरे साहब ने फाइल किया। मैं डावरे साहब से निवेदन करता हूँ कि उस केस के बारे में विस्तार से अगर बता सकें तो कृपा होगी। चलो, आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित आपके संस्था के अध्यक्ष, सचिव और भी जो पदाधिकारी है और हमारे मार्गदर्शक योगापुत्र साथी, हमारी जो संस्था है आपकी, मैं एक बार विजिट किया था आपके बिल्डिंग में। मेरे पास ऐसा है कि मुंबई के अंदर बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारा वक्त ऐसा मौका मिला कि मैं जाऊं, लोगों से बातचीत करूं, जगह पे इनको जाना पड़ता है बीइंग एन एडवोकेट। लेकिन आपकी सोसाइटी जो मैंने देखी जिस तरह से मेंटेन की जाती है, बहुत ही खूबसूरत, और ऐसी सोसाइटी पूरे मुंबई में नहीं है। जी मैडम, आवाज नहीं आ रहा, ठीक है। तो जिस तरह से मेंटेन की जाती है आपकी सोसाइटी,
मुंबई में ऐसी सोसाइटी मैंने देखी नहीं। सीसीटीवी कैमरा जो दिए हुए हैं, इंटरकॉम सिस्टम दिया हुआ है, बहुत क्लीन एंड नीट रखा गया है। आपने अगर पढ़ा होगा तो 2 साल पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का एक रिपोर्ट था जिन्होंने बोला था कि जितने भी बॉम्बे के अंदर एसआरए की बिल्डिंग्स बनी हुई है उसके अंदर हवा न जाने की वजह से, सूरज की रोशनी न जाने की वजह से, और हम लोग जो अंदर खाना बनाते वगैरह वगैरह, इससे जो टेम्परेचर बढ़ा रहता है, वेंटिलेशन नहीं है बराबर, उसकी वजह अस्वच्छता, इसकी वजह से लोगों का, वहाँ पे रहने वाले लोगों का 8 से 10 साल का आयुमान कम हो जाता है। ये अपनी रिपोर्ट में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट के डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, उनकी मदद ली थी। लेकिन जब आपकी सोसाइटी मैंने देखा तो मैंने उल्टा तूफान पुत्र साहब को बोला कि ये जो आपका रोल मॉडल है वो पूरे बॉम्बे में उसको अपनाया जाना चाहिए। हर सोसाइटी उससे कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, एक एक पाई का हिसाब रखा जाता है, नहीं तो अगर आप दूसरी सोसाइटी में आपके आजू बाजू के है जाके देखिए, बहुत सारे केसेस चालू है। अध्यक्ष क्या खर्चा कर रहा है बताता नहीं, कितना मेंटेनेंस लिया मालूम नहीं, साल का जो भी ऑडिट होता है वो किसको जानकारी नहीं रहती है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है कि ये खर्चा क्या हुआ, किधर हुआ, और इतना पैसा देने के बाद हमें सुविधा क्या मिली। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी आपकी सोसाइटी में मेंटेन की जाती है, उसके लिए मैं आपको सभी को और आपकी सोसाइटी के मेंबर को सही में बधाई देना चाहता हूँ। हमारे पास आपकी सोसाइटी आई जिसके अंदर हमारा जो भाड़े का इशू था कि हमारा भाड़ा ऐसा हुआ था कि उस वक्त आपकी बिल्डिंग रेडी हो गई थी और डेवलपर का कहना है कि भाई ये रेडी बिल्डिंग में तो उसको देने वाला था, लेकिन उसी दरमियान, उसी पीरियड में आपस में बातें मत करो प्लीज, सुन लो। महानगर पालिका और कलेक्टर इन्होंने उनको जो कुछ अधिकार बनाए थे उस वक्त कोरोना पीरियड के अंदर, उसके हिसाब से उन्होंने खुद ताबे में लिया और उसके अंदर कोरोना सेंटर कुछ चालू किया। तो कुछ 6-7 महीने का पीरियड था और फिर बाद में आपको अलॉटमेंट दिया गया। डेवलपर का कहना है कि मैंने तो रेडी किया था, मैं तो देने वाला था, लेकिन ये कलेक्टर और बीएमसी वालों ने दे दिया, तो मैं उसका भुगतान क्यों करूं? अगर वो भुगतान करना है तो मैं इसका भुगतान क्यों करूं, जबकि मैं तो देने वाला था इनको। लेकिन महानगर पालिका और कलेक्टर ने उसको क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किया और उसके अंदर पेशेंट को रखा गया, तो उस पीरियड का भाड़ा मैं देने वाला नहीं। तो उसके बीच में आपकी सोसाइटी, बाकी लोगों ने, कलेक्टर, एसआरए और महानगर पालिका के साथ में भी बहुत सारी मीटिंग्स की और डेवलपर का कहना जो लास्ट तक वही रखता गया कि मैं इसका भाड़ा देने वाला नहीं हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है। फिर कलेक्टर ने आदेश दिया था कि महानगर पालिका ने ताबे में लिया था तो महानगर पालिका को उसको दिया जाए, क्योंकि कोरोना सेंटर उस वक्त महानगर पालिका चलाती थी बीएमसी, तो वो भाड़ा दे। उसने रिजेक्ट किया, उनका कहना आदेश जो था बोला कि हमने तो लिया लेकिन कलेक्टर के आदेश से हमने लिया, कलेक्टर ने हमको दे करके हमने लिया तो कलेक्टर इसका भाड़ा दे। कलेक्टर ने फिर आ गया महाराष्ट्र शासन, फिर भाड़ा देगा तो इसके तहत बहुत सारा पत्र व्यवहार हुआ, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, ज्वाइंट मीटिंग्स हुई, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं। हर एक अथॉरिटी ने उसकी खुद की जिम्मेदारी दूसरे को ऊपर डाल दी। ऐसा करते करते वो ठंडे बक्से में चला गया और फिर आखिर में हमारे पास एक ही रास्ता बचा था, वो था हमको कोर्ट में जाके हमारा न्याय मांगना है। जो भी डेवलपर दे, महाराष्ट्र शासन दे, महानगर पालिका दे, लेकिन हमारा जो हक बनता है भाड़े का वो हमको मिलना चाहिए और हमारा भाड़ा मिलना जो नाजायज है। और मेरे हिसाब से उस वक्त हम लोग कोरोना पीरियड से जाते थे, किसी को काम धंधा पैसे की बहुत सारी किल्लत थी। ये ऐसे सिचुएशन में हम लोग 6 महीने का 7 महीने का भाड़ा हमको मिला नहीं। हो सकता है हमने किधर से कर्जे से पैसा लिया होगा, किसी दोस्तों से पैसा उधार लिया होगा, लेकिन उस वक्त हमको ये सब करके
हमको हमारा भाड़े का एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो ये हमारा हक बनता है और इसके लिए हम लोग ने फिर उसे कोर्ट में फाइल किया है। बीच में बहुत सारा ऑब्जेक्शंस निकल रहे, कोर्ट का प्रोसीजर है हाईकोर्ट का, वहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में लगता है। आप मराठी में दो, गुजराती में दो, हिंदी में जो भी कुछ कम्युनिकेशन रहता है, आपके लेटर्स वगैरह वगैरह सब कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया करते हुए। और आपका जो पेपर था वो इतना ज़्यादा था कि पूछे, लेकिन दोबारा पुत्रस आपने खुद उन्होंने सब ट्रांसलेशन किया, वो सब सबमिट करके ऑब्जेक्शन होने के बाद में निकलने के बाद हमारा मैटर 4 से 5 वक्त हाईकोर्ट में लगा, लेकिन जो हमारा सीरियल नंबर था वो वहाँ तक रीच नहीं हो पाया था, क्योंकि उस वक्त बहुत सारा केसेस चल रहा था। हमारा समझो 56 नंबर था तो 40 में बंद हो जाता था, 5 बज जाते थे, तो कम से 5 से 6 टाइम हुआ है। अभी सोमवार से फिर से कोर्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उस वक्त हम लोग वापस अपने अर्जेंट हेयरिंग की डिमांड करने वाले हैं सोमवार मंगलवार को, तो हिसाब से हमको तारीख मिलेगी। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिस दिन तारीख रहेगी उस दिन आपका भी कोर्ट में उपस्थित रहना जरूरी है। होता क्या है, कोर्ट में 2-4 लोग आ जाते हैं, आप लोग तो घर में रहते हैं, लेकिन आप लोग फिर पूछते हैं क्या हो गया, अभी तक आया कैसे नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्या होता है। तो वहाँ पर आप कोर्ट में आएंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर क्या चलता है, कैसे चलता है। तो आपको भी जवाब देने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। और अगर आपका खुद का पैसा है, कुछ तो बनता है, फिर तो आपका भी पैसा बनता है। तो आपकी सबकी जिम्मेदारी आपको आना है। और सर अभी वहाँ पर प्रेजेंसी लेना पड़ेगा कि कौन कौन उपस्थित रहेगा, क्योंकि जो उपस्थित रहेंगे उनकी लिस्ट में हमको कोर्ट में देनी पड़ेगी कि कौन उपस्थित है। जो घर में रहेगा उसको कोर्ट कोई रिलीफ देता नहीं है, आपके मालूम आपके लिए। तो आप सभी को भी उस वक्त कोर्ट में उपस्थित रहना है। क्या कोर्ट में चलता है, क्या प्रोसीडिंग होती है, आपका वकील क्या बोलता है, बीएमसी का वकील क्या बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट का वकील क्या बोलता है, ये आपको भी सबको सुनना है। और जज क्या बोलते हैं वो भी आपको सुनना है। इसके लिए आपका भी उपस्थिति अनिवार्य है, आपको भी उपस्थित रहना है। सोमवार से कोर्ट चालू हो रहा है, हो सकता है उस दरमियान हम लोग मेंशन करेंगे मैटर, तो एक 10-15 दिन में 20 दिन के अंदर उनको तारीख मिल जाती है, एक प्रोसीजर है उसका कोर्ट का। तो उस वक्त आप रहिए। और हमारी केस बहुत अच्छी केस है, जिसके अंदर बहुत अच्छी ऑर्डर हमारे फेवर में आई, लेकिन आप सभी लोग और सोसाइटी ये सब एक होके रहिए, क्योंकि हमारे में अगर कोई बंटवारा होता है विचारों का, बोलो ये कुछ भी, तो उसका फायदा सामने वाला भी ले सकता है। इसके लिए आप सभी लोग एक होकर रहना चाहिए। और सोसाइटी के पदाधिकारी को मैंने देखा है, बेचारे लोग बहुत ही भाग दौड़ करते हैं। मेरे पास में तो अगर केस चालू होता है कोर्ट को हर हफ्ते हो रहे थे, मैं यहाँ नहीं मिलूँगा तो हाईकोर्ट आते हैं, और कोई कोर्ट में रहेगा वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनका भी फॉलोअप बहुत सारा है। तो उनको भी आप उनके पीछे खड़े रहिए, सिर्फ पीछे मत खड़े रहिए, साथ में रहिए, क्योंकि लड़ाई आप सबकी है। उनको भाड़ा मिलने वाला है, अकेले तो ऐसा कोई नहीं, आपको भी भाड़ा मिलने वाला है, तो आप खुद उसके बेनिफिशियरी हैं। तो आपको उपस्थित रहना है कोर्ट में, मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा। और आपका मैंने वक्त लिया थोड़ा सा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। गौरव साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट हमेशा होता है जो उन्होंने आपके सामने नहीं बोला, कि पैसे मिलेंगे इसकी गारंटी है, कब और कितने ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बड़े जल्दी बैठो। सब लोग अपन तारीख पे जाने का अपना गरज है, अपने को पैसा चाहिए क्या, अभी सर गए बोले कि तुम्हारा पैसा तुमको मिलेगा, तो अपना भी लड़ना जरूरी है, बराबर। सब लोग एक घर से एक आने का, जो नहीं आएगा उसको बोलने का भी अधिकार नहीं है क्या। इधर बराबर मत करो, सब जगह बोलो, सब हो जाए, इसको दिखने दो कि हकीकत ये गरीब है, इनको पैसे की गरज है क्या। और फिर बाद में पीछे कोई बड़बड़ मत करो। मेरा तो कहने का यही मतलब है, देखो तुमको पैसा लगता है, सब लोग तारीख को जाने का, एक लेटर लिख के रखने का, ये तारीख को तारीख है भाई, सब लोग आने, नहीं आएगा
उसका नाम नहीं लिखने का, लेटर लिख के लिया कि दिया कैसा, क्योंकि हम लोग ने सस्ती सर कर्जा निकाल कर भाड़ा भरा, कभी करुणा भी थी और जब पैसा भी नहीं था, क्या करेगा? अभी खरीदी तो सब आएंगे, माइक लगा दे। मामेदारी नीचे लेके हो कि हम पैसा तुम्हारा दिलाएंगे, कम जरूर आए, सबको करेंगे पैसे। हाँ कि हम लोगों ने बोला था कि सोलार लगाएंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा बहुत सारे लोग नीचे आके मुझे कंप्लेंट करते हैं हमारा लाइट का बिल बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। तो हकीकत में लाइट के बिल के रेट भी बढ़ गए हैं, जिसको 200-300 आता था उनको अभी 1000 रुपये बिल आता है। जैसे घर के लाइट के बिल बढ़े हैं वैसे हमारे कॉमन एरिया के लाइट के बिल भी बढ़ गए हैं। और प्लस हम लोग अभी सोलार लगाएंगे, मगर सोलार का जो फायदा है वो हमको करीबन 3 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि सोलार के लिए हम लोगों ने लोन ली है और लोन की किस्त मतलब लोन का जो हफ्ता है करीब करीब हमको 1 लाख के ऊपर आने वाला है। तो उसको कम करने के लिए हम लोगों को अपना मेंटेनेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट के बिल भी बढ़ रहे हैं, पानी का बिल भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें इस अगले महीने से मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम लोग 2000 मेंटेनेंस भर रहे हैं, इसके बाद हमारा ये कहना है कि कम से कम 2500 रुपया मेंटेनेंस करा जाए, जिसके कारण हम लोग लोन भी चुका सके और आगे इस सोलर का फायदा हमें अगले 25-30 साल तक चलेगा। मेंटेनेंस अपने को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट के बिल का खर्चा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए हमें हर महीने लग रहे। सुन लो एक बार, लाइट का बिल का खर्चा, सोसाइटी का खर्चा 163 लोग अगर पूरे एक साथ पैसे मेंटेनेंस देते हैं तो 3.25 लाख मुश्किल से जमा होते हैं। वो भी सब अगर टाइम पे मेंटेनेंस देते हैं तो, वो तो कभी होता नहीं है, किसी का 2 महीने का बाकी, किसी का 1 महीने का बाकी, किसी का 3 महीने का बाकी। तो ये खर्चा निकालना हमें बहुत भारी पड़ रहा है। तो उसको अभी कम से कम ये लोन निकले तब तक हम मेंटेनेंस बढ़ाएंगे, उसके बाद वापस अपना जो रेगुलर मेंटेनेंस था वो रेगुलर हो जाएगा। सभी कमेटी मेंबरों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबने हमको सहकार्य किया, मीटिंग आएगी समाप्त हो रही है, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। धन्यवाद।